प्यारे बच्चों, क्लास 11th लेखा शास्त्र चैप्टर नंबर 7 राष्ट्र के अभिलेखन की पद्धतियाँ पार्ट 3 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, इस पार्ट से पहले 2 पार्ट जो मैंने आपको बताए, वहाँ मैंने आपको बताया राशि यानी कि मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमने उन वीडियोज़ में बात की कि आपका मूल्यह्रास स्थायी संपत्ति में होने वाली कमी क्यों और किस लिए हम हमारी पुस्तकों में इसका लेखा करते हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मूल्यह्रास को पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। साथ ही हमने पढ़ा कौन कौन सी विधियां हैं जो मूल्यह्रास के लिए उपयोग में ली जाती हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी 2 विधियां हैं जिनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब कुछ पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया। चलते हैं अब हम राशि के लेखांकन के बारे में, किस प्रकार से किया जाता है डेप्रिसिएशन की एंट्रीज और किस प्रकार से बनाए जाते हैं खाते। तो शुरू करते हैं। राशि के लेखांकन की पद्धतियाँ। स्थायी संपत्तियों पर राशि का लेखा पुस्तकों में अभिलेखन 2 प्रकार से होता है, यानी कि 2 प्रकार से इनको अपनी पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। पहले परिसंपत्ति खाते पर राशि का लगाया जाना और दूसरा राशि प्रावधान या संचित राशि खाता बनाना। प्यारे बच्चों, हम यहाँ इन 2 विधियों की बात करने वाले हैं जो डेप्रिसिएशन में महत्वपूर्ण है। पहली विधि परिसंपत्ति खाते पर राशि लगाना, यानी कि हमारा जो एसेट्स अकाउंट है उस एसेट्स अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को किस प्रकार से लगाया जाता है, और दूसरा डेप्रिसिएशन के लिए अलग से खाता बनाना जिसका नाम है राशि प्रावधान खाता। डेप्रिसिएशन के लिए अलग से खाता तैयार करना। तो इन दोनों विधियों के बारे में हम जानेंगे और दोनों विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले परिसंपत्ति खाते पर राशि लगाया जाना, यानी जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट्स अकाउंट के अंदर ही लगाया जाएगा। इस व्यवस्था के अनुसार डेप्रिसिएशन राशि को परिसंपत्ति की मूल लागत में से घटाया जाता है, अर्थात परिसंपत्ति खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। जब हम एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो एसेट्स अकाउंट के सीआर में लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन। लाभ हानि खाते पर भार लगाया जाता है, यानी कि नाम पक्ष में लिखा जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ डेप्रिसिएशन को संपत्ति में से घटा दिया जाता है, इसलिए इसे एसेट्स के अकाउंट में क्रेडिट में दिखा देते हैं। और लाभ हानि खाता जब बनाते हैं तो उसके नाम पक्ष में इसको दिखाया जाता है। क्या क्या प्रविष्टियाँ होगी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संपत्ति को खरीदने की। संपत्ति के क्रय करने पर, जिस दिन हम संपत्ति को क्रय करेंगे तो आपकी जर्नल बनेगी एसेट्स अकाउंट DR टू बैंक, यानी आप जो जर्नल बनाएंगे वो जर्नल क्या होगी, क्रय करने पर यहाँ पे आपके लिखा है परिसंपत्ति नाम बैंक खाते से, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको इंग्लिश में। मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, एसेट्स अकाउंट DR टू बैंक। ये प्रविष्टि हम करेंगे संपत्ति को खरीदने पर। और या वेंडर, यदि हमने संपत्ति उधार खरीदी तो वेंडर के खाते को लिख देंगे। 2 प्रविष्टियाँ प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाएगी। क्या क्या प्रविष्टियाँ, राशि खाता DR परिसंपत्ति खाते से, यानी डेप्रिसिएशन लगाने पर जर्नल क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू असेट्स। और असेट्स को ट्रांसफर करेंगे, असेट्स ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, तो जर्नल बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन,
यानी कि आप दो प्रविष्टियां प्रत्येक वर्ष के अंत में करेंगे, एक संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाने की और दूसरा उसे लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करने की। पहली प्रविष्टि जो हमने की है वो संपत्ति खरीदने की है, इसलिए संपत्ति खरीदने की एंट्री एक ही बार होगी क्योंकि हम संपत्ति को एक ही बार क्रय करते हैं, और मूल्यह्रास लगाकर पीएनएल में ट्रांसफर की जो प्रविष्टियां हैं वो हम बार बार करते हैं, इसलिए एंट्रियां बार बार होगी। चलते हैं आगे। तुलन पत्र का व्यवहार। जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तब स्थायी परिसंपत्ति को तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में शुद्ध मुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाएगा, अर्थात विशेष पर परिसंपत्ति को लागत जिसमें राशि घटाई गई हो। यानी बैलेंस शीट में जब हम इसे दिखाएंगे तो आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है उस एसेट्स की वैल्यू में से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस एक्चुअल वैल्यू पर दिखाया जाएगा संपत्ति को बैलेंस शीट में। तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट। आगे चलते हैं। राशि प्रावधान खाता, संचित राशि खाता, दूसरी विधि। इस विधि में परिसंपत्ति पर लगाई गई डेप्रिसिएशन राशि को एक अलग खाते में, यानी कि संपत्ति खाते में नहीं, इसके लिए अलग से एक खाता तैयार किया जाता है जिसमें संचित होती है, जिसे राशि प्रावधान अथवा संचित राशि कहते हैं। राशि की राशि के इस प्रकार से संचयन के कारण परिसंपत्ति खाता किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता, यानी आपकी जो संपत्ति है वो पुस्तकों में मूल लागत पर ही दिखाई जाती रहेगी। इसके उपयोग जीवन काल के हर आने वाले वर्ष में लागत मूल्य पर ही दर्शाया जाएगा, यानी इसे हमेशा लागत मूल्य पर ही हम दर्शाते रहेंगी। राशि के विलेखन की इस विधि की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं जो नीचे हैं। परिसंपत्ति खाता इसके पूरे जीवन काल में मूल लागत पर ही दर्शाया जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमारे पास एक अलग डेप्रिसिएशन खाता उपलब्ध होता है। राशि की राशि को प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में परिसंपत्ति खाते में समायोजन करने के स्थान पर एक अलग खाते में समेकित किया जाता है, यानी हम डेप्रिसिएशन को संपत्ति के खाते में न ले जाकर उसके लिए एक अलग से खाता तैयार करते हैं। क्या क्या प्रविष्टियां यहाँ पर होंगी? प्रविष्टियां वही संपत्ति क्रय करने पर परिसंपत्ति अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेप्रिसिएशन लगाने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और लाभ हानि खाते में ट्रांसफर। यानी अगर मैं बात करूं इसकी प्रविष्टियों की तो क्रय करने पर वही एंट्री एसेट्स अकाउंट डीआर टू, नगद खरीदी तो बैंक और उधार खरीदी है तो वेंडर। बाद में डेप्रिसिएशन लगाने पर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेप्रिसिएशन के लिए अलग से खाता बनाया जाता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसे लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करने पर जर्नल वही प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि शॉर्ट में लिखूं तो P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन। कुल मिला के मैं ये बात कह सकता हूं, यहाँ दो बातें होती हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए अलग से अकाउंट बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और दूसरी बात डेप्रिसिएशन से आपकी संपत्ति के मूल्य में कमी नहीं आती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपकी संपत्ति को प्रभावित नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, जब पहली विधि का हम प्रयोग करेंगे
तो वहाँ डेप्रिसिएशन को हम संपत्ति के खाते में दिखाते हैं, लेकिन जब इस विधि का प्रयोग करते हैं तो डेप्रिसिएशन को दिखाने के लिए अलग से अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम तैयार करते हैं। तुलन पत्र में इसका क्या व्यवहार होगा? तुलन पत्र में इसे परिसंपत्ति पक्ष की ओर मूल लागत पर ही दिखाया जाएगा। जैसे कि याद होगा, मैंने अभी बताया, बैलेंस शीट में एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप इसे क्या दिखाएंगे? मूल लागत पर। और जो आपने राशि की राशि का प्रावधान किया है वो राशि प्रावधान खाते में किया है, जिससे देयता पक्ष की ओर दिखाया जाएगा। एसेट साइड में तो संपत्ति मूल लागत पर दिखाई जाएगी और लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से दिखाया जाएगा। या फिर तुलन पत्र की परिसंपत्ति पक्ष की ओर परिसंपत्ति की मूल लागत से घटाकर दिखाया जाएगा। तो ये है हमारे दोनों विधियां जिनके माध्यम से हमें हमारे प्रश्नों को शुरू करना है। तो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है, बन जाइए मेरे साथ और देखिए पाठ्य पुस्तक में। मेसर्स सिंघानिया एंड ब्रदर्स ने 1 अप्रैल 2016 को 5 लाख रुपए का संयंत्र खरीदा। इसकी स्थापना पर 50,000 रुपये व्यय किए। प्यारे बच्चों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि संपत्ति जो आप खरीदते हैं और उसकी स्थापना पे जो खर्च करते हैं वो संपत्ति की मूल लागत में शामिल होता है। यानी हम बोलें कॉस्ट ऑफ असेट्स, तो कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी हो जाएगी? कितनी है? 5 लाख रुपए में आपने खरीदी और 50,000 रुपये आपने इसकी स्थापना पर खर्च किए, यानी कॉस्ट ऑफ असेट्स है वो कितनी हो जाएगी? 5,50,000। क्लियर है? संयंत्र के उपयोगी जीवन के पश्चात यानी 10 वर्ष इसका जीवन काल। जीवन काल कितना हो गया? 10 वर्ष। और अवशिष्ट मूल्य जो है वो इसका 10,000। अवशिष्ट मूल्य कितना हो गया? आपको प्रथम वर्ष के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां करनी है और सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आपको 3 वर्ष के लिए प्लांट अकाउंट तैयार करना है। प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 5,50,000, जीवन काल 10 वर्ष, अवशिष्ट मूल्य 10,000। याद होगा जब मैंने कहा था जब क्वेश्चन में मूल्यह्रास की दर नहीं दी गई हो तो मूल्यह्रास कैसे ज्ञात करते हैं? सोचें, वीडियो को पॉज करें और सोचें क्या है मूल्यह्रास की दर या मूल्यह्रास ज्ञात करने का फॉर्मूला और ज्ञात करें मूल्यह्रास। चलिए ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया था मूल्यह्रास की राशि बराबर संपत्ति की मूल लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य अपॉन जीवन काल। संपत्ति की मूल लागत 5,50,000, अवशिष्ट मूल्य 10,000, जीवन काल 10, यानी 5,40,000 बटे 10, 54,000 रुपये प्रति वर्ष आप लगाएंगे मूल्यह्रास। तो प्यारे बच्चों, जब मूल्यह्रास की दर आपको प्रश्न में नहीं दी गई हो तो आप इस फॉर्मूले से मूल्यह्रास की राशि ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं प्रविष्टियां। सबसे पहले 2016 अप्रैल 1 आपने खरीदी। क्या खरीदी आपने? संयंत्र। संयंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्लांट। प्लांट अकाउंट DR टू बैंक। कितने का प्लांट खरीदा आपने? 5 लाख। 5 लाख। इस प्लांट पर आपने क्या किया? खर्चा किया। किस चीज का? इसके इंस्टॉलेशन का। कितना?
10,000 रुपये। आपने प्लांट खरीदा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्लांट पे खर्चा किया, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। साल खत्म कब होगा? 2017 मार्च 31। आप इस पर क्या लगाएंगे? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन अकाउंट DR2। कौन से मेथड से करना है? क्या यहां पर कहीं पर भी राशि प्रावधान खाता का शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है, इसलिए डेप्रिशिएशन कौन से अकाउंट में चला जाएगा? प्लांट अकाउंट में। कितना? 54,000। इसके बाद इसे किस में ट्रांसफर कर देंगे? PNL में। PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन। कितना? 54,000। आपको केवल प्रथम वर्ष की जनरल प्रविष्टियां करने को बोली थी। आपने सबसे पहले संपत्ति को खरीदा, उसकी स्थापना पे खर्च किया, मूल्यह्रास लगाया और ट्रांसफर कर दिया PNL अकाउंट में। केवल प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां। बाकी के वर्षों में कितनी प्रविष्टियां होंगी? केवल ये 2, क्योंकि आप बार बार प्लांट खरीदेंगे नहीं। चलिए लगाते हैं अकाउंट। 2016 अप्रैल 1 टू बैंक। कौन सा अकाउंट है? प्लांट अकाउंट टू बैंक। कितना? 5 लाख। फिर से टू बैंक 50,000। साल खत्म कब होगा? 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन। कितना? 54,000। टोटल लगाएंगे 5,50,000 54,000। इस साइड में कम पड़ रहा है, क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस CD। 5,50,000 में से 54,000 को घटा देंगे, 4,96,000 इक्वल। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 4,96,000। क्या कोई और प्लांट खरीदा? नहीं खरीदा। ईयर एंडिंग 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन। मूल्यह्रास कौन सी विधि से लगाया जाना है बच्चों? सीधी रेखा पद्धति से। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सीधी रेखा पद्धति में मूल्यह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष क्या रहती है? समान रहती है। 54,000। टोटल लगाएंगे, क्या निकालेंगे? बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। 96 में से 54 आपको घटाने हैं। 2 4,42,000। इसको आगे लेके जाएंगे। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,42,000। हमने और कोई मशीन नहीं खरीदी। डेप्रिशिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिशिएशन। कितना? सीधी रेखा पद्धति 54,000। क्या निकाल लेंगे? बाय बैलेंस CD। इधर का टोटल 4,42,000। 4,42,000 में से क्या घटाना है? 54। क्या जाएगा? 3,88,000। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हम मूल्यह्रास लगाते हुए हमारी पहली बार मशीन को खरीदा, उस पर खर्चा किया। उसके बाद प्रत्येक वर्ष सीधी रेखा पद्धति होने की वजह से 54,000, 54,000 और 54,000 का डेप्रिशिएशन हमने लगाया और निकाला हमने बैलेंस CD। तो ये थी सीधी रेखा पद्धति।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा एंड सन्स ने 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन क्रय की, उसकी स्थापना पर 20,000 प्राप्त किए। फर्म प्रतिवर्ष मूल लागत पर 10% की दर से मूल्यह्रास लगाती है। आपने 1 अक्टूबर को जो मशीन क्रय की वो है 1,80,000 रुपये की, और उसकी स्थापना पर आपने 20,000 रुपये खर्च किए हैं। फर्म मूल लागत पर, मूल लागत बोले तो सीधी रेखा विधि, मूल लागत यानी सीधी रेखा विधि से 10% की दर से मूल्यह्रास लगाती है। 2017 के लिए रोजनामचा प्रविष्टि करनी है, मशीन खाता तैयार करना है। खाते 31 मार्च को बंद होते हैं और डेप्रिसिएशन कौन से खाते में लगाया जाता है? परिसंपत्ति खाते में, यानी कि राशि प्रावधान खाता नहीं। अभी तक हम पहला मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन संपत्ति खाते में लगाते हैं कर रहे हैं। डेट 2016 अक्टूबर 1, क्या खरीदी? मशीन, मशीन अकाउंट DR टू बैंक, कितना? 1,80,000, 1,80,000। आपने स्थापना पे खर्च किया, मशीन अकाउंट DR टू बैंक 20,000, 20,000। डेप्रिसिएशन हम लगा देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितना % लगाना है? 10%। मूल लागत पर 2 लाख, 2 लाख की मूल लागत का 20,000, जिसे किस में ट्रांसफर करना है? PNL में। PNL अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन, कितना? 20,000, 20,000। ये दोनों एंट्रियां कम होंगी 2017 मार्च 31। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां आपकी डेट कितनी है? अक्टूबर। आपने मशीन खरीदी अक्टूबर में, साल खत्म हो रहा है मार्च में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पहले साल जो मूल्यह्रास लगेगा वो कितने महीने का लगेगा? प्रथम वर्ष 2 लाख की मशीन, 10%, 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना? 10,000। द्वितीय वर्ष 2 लाख की मशीन, 10%, 20,000। तृतीय वर्ष 2 लाख की मशीन, 10%, 20,000। प्रथम वर्ष में 6 महीने का इसलिए लगा क्योंकि मशीन को हमने अक्टूबर में ही खरीद लिया था। अक्टूबर से मार्च कितने महीने होंगे? 6 महीने। क्लियर है? तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये हम लगा देंगे और बाकी के दोनों में 20,000 20,000 बनाते हैं अकाउंट। 2016 अक्टूबर 1 टू बैंक 1,80,000, टू बैंक 20,000, सॉरी 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 10,000, बाय बैलेंस CD 1,90,000।
2 लाख में से 10 गए तो 190। आगे चलें, 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 1,90,000। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन 20,000 बाय बैलेंस CD 1,70,000। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 1,70,000। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन 20,000 बाय बैलेंस CD 1,50,000। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि यदि हमारा साल 6 महीने में ही अगर समाप्त हो गया है तो हम 6 महीने में ही उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ऐसा नहीं कि हम अगले अक्टूबर तक का इंतजार करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 में दिए गए आंकड़े, जो प्रश्न 2 में हमने आंकड़े पढ़े उन पर 3 वर्ष का मशीन रास खाता एवं रास पर प्रावधान खाता। प्यारे बच्चों, आ चुका है आपका दूसरा मेथड रास पर प्रावधान खाता। तो आपको इस विधि में मशीन अकाउंट में केवल मशीन को दिखाना है और उस पर लगाए गए डेप्रिसिएशन को आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेकर जाना है। तो पहले बनाते हैं मशीन अकाउंट। 2016 अप्रैल 1 मशीन कितने में खरीदी थी बच्चों? 1,80,000। उस पर खर्चा कितना किया था बच्चों? 20,000। 2017 मार्च 31 डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं, CD 2 लाख। डेप्रिसिएशन को मशीन खाते में नहीं, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ले जाया जाएगा। इस खाते में केवल आप क्या करेंगे, मशीन की जो मूल लागत है उसी को दिखाते रहेंगे। 2 लाख। एक 1,80,000, 20,000, टोटल 2 लाख। इधर का टोटल भी 2 लाख। टू बैलेंस BD 2 लाख। साल खत्म 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 2 लाख। आगे चलेंगे, 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 2 लाख। 2019 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 2 लाख। यानी कि मशीन खाते में मशीन को हमने इसकी मूल लागत पर ही दिखाया है। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हम अलग से एक अकाउंट बनाएंगे, मशीन रास प्रावधान खाता। कैसे लगाएंगे? 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, पहले साल का 10,000। साल खत्म हो गया 2017 मार्च 31 टू बैलेंस BD 10,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 10,000। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन
20,000 टोटल लगाएंगे। 2018 मार्च 31 टू बैलेंस CD कितना 30,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 30,000। 30 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 20,000 और टोटल लगा देंगे। 2019 मार्च 31 टू बैलेंस CD 50,000। तो प्यारे बच्चों, आपने इस क्वेश्चन में क्या नोटिस किया कि जब हमने मशीन अकाउंट बनाया तो मशीन अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। मशीन अकाउंट में केवल और केवल हमने मशीन की मूल लागत को दिखाया, जबकि डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हमने बनाया उसमें हमने इसके डेप्रिसिएशन को ही दिखाया, मशीन की लागत को नहीं दिखाया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, में डालमिया टेक्सटाइल मिल्स ने 1 अप्रैल 2016 को मेसर्स आहूजा एंड सन से किससे मेसर्स आहूजा एंड सन से 2 लाख रुपए की मशीन उधार खरीदी और 10,000 रुपये की स्थापना पर खर्च किए। यानी कॉस्ट ऑफ असेट्स की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी हो जाएंगी 2 लाख प्लस 10,000 2,10,000 राशि 10% वार्षिक दर से क्रमागत आधार पर। कौन सी विधि बच्चों? क्रमागत, सीधी रेखा विधि नहीं, क्रमागत विधि। यानी कि मूल्यह्रास घटते हुए शेष पर लगाया जाना है। प्रथम 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार करना है आपको, जब खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2016 अप्रैल 1 मशीन किससे खरीदी? टू आहूजा। क्योंकि आपने मशीन कैसे खरीदी है? उधार। कितने की? 2 लाख की। उसके बाद आपने खर्चे किए कितने? 10,000। साल खत्म कब होगा? 2017 अप्रैल 1। क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा बच्चों डेप्रिसिएशन? 2,10,000 का 10%। कितना? 21,000। अंतर निकालेंगे, यह आ जाएगा बाय बैलेंस CD 2,10,000। 2 10 में से 21 गए तो 1,89,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,89,000। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन क्रमागत ह्रास विधि। यानी कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे लगेगा? 1,89,000 का 10%। क्योंकि क्रमागत ह्रास विधि में मैंने बताया था बचे हुए मूल्य पर लगता है डेप्रिसिएशन। क्या निकाल लेंगे? बैलेंस CD इधर का टोटल 189,000, इसमें से माइनस करेंगे 19 20 1,61,000 1,61,000।
क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। रॉन्ग हो गया। वन 19,000 हो गया। 1,70,100 टोटल लगा के देख लो। 0 0 9 10 की जो असल का 1 9 8 189। आगे लेके जाएंगे। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 170,100। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन 170,10 और निकाल लेंगे बैलेंस क्रेडिट डाउन इस टोटल में से उसको माइनस करके। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपने क्या देखा कि यदि हमें क्रमागत ह्रास विधि से मूल्य ह्रास लगाने को बोला जाए तो क्रमागत ह्रास विधि में जो बैलेंस क्रेडिट डाउन आता है उसे आप ब्रॉट डाउन बनाते हैं और उस ब्रॉट डाउन बैलेंस पर ही लगाया जाता है डेप्रिसिएशन। समझ आया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहानी एंटरप्राइजेज ने 1 जुलाई को 40,000 की एक मशीन खरीदी, 5,000 रुपये इसकी ढुलाई पर खर्च किए। 1 जनवरी 16 को एक और मशीन, एक मशीन 14 में और दूसरी मशीन 16 में खरीदी। डेप्रिसिएशन 20%, वो भी कौन सी विधि से? क्रमागत विधि से बनाया जाता है। आपको बनाना है मशीन का था। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2014 जुलाई 1 टू बैंक 40,000 टू बैंक 5,000। साल खत्म होगा 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन किसका? 45,000 का 20%। यहाँ डेट कितनी है? जुलाई। यहाँ कितना है? मार्च। कितने मंथ? 9 मंथ। कितना आ जाएगा? पैंतालीस तो 90 90 6,750 निकाल लेंगे। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन टोटल 45 में से गए तो 38,250। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,250। 2016 जनवरी 1 में एक और मशीन खरीद ली, टू बैंक 35,000। यहाँ हमारे पास मशीन कितनी हो गई? 2। तो डेप्रिसिएशन जो लगाना है प्रथम मशीन का 1,38,000 सॉरी 38,250 का 20% और दूसरी मशीन उसका लगाना है 35,000 का 20%। डेट क्या है बच्चों? जनवरी। साल खत्म कब होगा? 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना? 3 महीने का। चलिए 0 5 6 7
4 पंजे 20, 0, 5, टोटल लगा लेंगे 9400 का डेप्रिसिएशन हमें लगाना होगा दोनों असेट पे। बैलेंस निकालेंगे 73,250, उसमें से माइनस करेंगे 9400, माइनस किया 850, 63,850। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2000, 16 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,250, ईयर एंडिंग 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन क्या करेंगे 63,850 का 20%, 0, 8 5 दूनी 10 की 0 असल का 1, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12, 12,770। और क्या निकाल लेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ देखा, अगर हम दूसरी एक और मशीन खरीदते हैं तो उस खरीदी गई मशीन को टू बैंक करके अलग से दिखाते हैं और उस मशीन पर जितने समय का मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन लगाना हो उसकी गणना हम करते हैं। ये द्वितीय मशीन पर और बाद में हमने दोनों मशीन का मूल्यह्रास एक साथ। ये हो गया आपका द्वितीय वर्ष, ये हो गया तृतीय वर्ष, और आगे भी इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन हम अगले वर्ष में लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल 1 से 5 तक करवाए और बताया किस प्रकार स्थायी विधि और क्रमागत विधि से लगाया जाता है मूल्यह्रास, और साथ ही मैंने बताया कि मूल्यह्रास अगर राशि प्रावधान खाते के द्वारा दिखाया जाए तो किस प्रकार से दिखाया जाता है। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। आगामी वीडियो में हम और कुछ अच्छे प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।